हेलो स्टूडेंट्स, कोर क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में BCHCT 137 कोर्स कोड लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने इस ब्लॉक 1 को शुरू कर दिया था, यूनिट 1 ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। उसमें सिर्फ एक ही पार्ट अपलोड किया था और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम जल्दी से पार्ट 2 अपलोड कीजिए। आज हम उसी पार्ट 2 को अपलोड करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले उस पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसके बाद ही सेकंड पार्ट को विज़िट कीजिएगा, जिससे आपको वो बिल्कुल ईजीली समझ आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें आपको जो पिछली वीडियो में हमने बेसिक सिखाया है उसमें इशू आ सकता है, कोई डाउट हो सकता है, तो वो आपको पार्ट 1 में ईजिली क्लियर होगा, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादातर बेसिक की ही बात की है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हमें पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, और उसमें जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें हाफ फील्ड और जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि क्रोमियम और कोबाल्ट के केस में हमने देखा था, क्रोमियम के केस में ही देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो, इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है कि इसका है 24। और अगर सीरीज़ देखी जाए आर्गन हैविंग एटॉमिक नंबर 18, और उसके बाद बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन 3D4s सीरीज़ में एंटर करेंगे। हम क्रोमियम का केस बेसिकली लेकर चल रहे हैं। हम इसमें फर्स्ट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के साथ इसको समझाने के लिए क्रोमियम का एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें देखिए जो 3D4s ऑर्बिटल है, और उसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू द सीरीज़ देखें तो पैटर्न तो यही बनता है कि 3D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 + 2 6 है ना, मतलब s ऑर्बिटल भरने के बाद d ऑर्बिटल फिल हो जाएगा। बट एक्चुअल केस में क्या है, पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए, बट एक्चुअल में क्या है 3D5 4s1। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज d ऑर्बिटल्स में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं पेयरिंग अप के लिए, पेयरिंग स्पिन के लिए, और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हुए। और अभी हमने यहाँ पे बोला है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम दोनों केस को डिस्कस करते हैं, अगर तो हम 3D4s2 के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 3D में देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे और 4s ऑर्बिटल में 2। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाए तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अनपेयर्ड, और यहाँ पे जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो 5th ऑर्बिटल में, 3D के 5th ऑर्बिटल में एंटर करेगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों में से कौन सा जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D5 4s1 सेकेंड केस। और एक्चुअल में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने 11th 12th में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर इसमें कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर रही हूँ। कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ पे जो 4s2 ऑर्बिटल है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स नथिंग टू द एक्सचेंज एनर्जी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो, अगर यहाँ पे देखिए पेयर्ड स्पिन, तो यहाँ पे इसका तो कोई काम ही नहीं रह जाता। तो 4 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेक 6 पेयर्स, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो डी इलेक्ट्रॉन में सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में इट कैन बी पार्टिसिपेट टूवर्ड्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ड्यू टू गोइंग थ्रू द एक्सचेंज एनर्जी, तो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, 3D5 4s1। अब कॉन्फ़िगरेशन समझने के बाद हम आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर आता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब इन ट्रांजिशन सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऑलमोस्ट मेटल कैरेक्टर शो करेंगे। बट ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, हम इन डी ऑर्बिटल्स को हम क्यों मेटल एलिमेंट्स बोलेंगे, मेटेलिक क्यों बोलेंगे, वाई? तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज मेटल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट देयर डी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट
always fully filled, so these elements have unpaired electrons, so they can participate according to the metallic character. जो metallic character होने के लिए conditions होती हैं वो d orbital fulfill करते हैं, that is why they are known as having metallic character. अगर हम ट्रेंड देखें, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखें, तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ट्रेंड, तो उसके हिसाब से एज वी मूव डाउन द ग्रुप जो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ करता है डी ऑर्बिटल में. आपको इस डायग्राम में इसमें स्क्रीन पे शो हो रहा है इसमें डी ऑर्बिटल. उस डी ऑर्बिटल में ऊपर से नीचे अगर हम ऐसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसमें मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है. लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा क्यों इंक्रीज़ ही क्यों होता है, डिक्रीज़ क्यों नहीं होता? तो उसका रीज़न क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक आयन इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. तो यहाँ पे जितने जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे थोड़ी जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे एज वी मूव डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एनर्जी गेट डिक्रीजेस. ठीक है, इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी जैसे हम नीचे जाएंगे इन द पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ पे इसीलिए जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. बट जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पीरियड तो वो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है. क्यों ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. ये हमें पूरे पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड पता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाता है और उसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर पे अफेक्ट पड़ता है. ये मैं सिर्फ बेसिक लेके आई हूँ आपके लिए, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी चलेंगे. टेक्स्ट बुक में क्या बताया है? इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स द पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकेंड लास्ट जो शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सपैंड. अगर एक्सपैंड कर सकते हैं तो उससे क्या होगा? दे लीड टू सिमिलैरिटी. बट किस में सिमिलैरिटी दिखाएंगे? प्रॉपर्टीज़ में. कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़. और ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी हैं दे ऑल आर मेटल्स. और इसका मतलब अगर वो मेटल्स हैं इसका मतलब मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेंगे, सारी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे. तो कौन सी प्रॉपर्टीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, और मेटालिक लस्टर भी होगा, हार्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, डक्टाइल, और वो अलॉयज़ बनाएंगे. मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर बनाएंगे, वो अलॉयज़ बनाएंगे. अब ये हमने मेटालिक कैरेक्टर के बारे में जाना. अब हम जानेंगे कॉम्प्लेक्सेस के. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म भी करते हैं. बट कॉम्प्लेक्सेस समझने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स होता क्या है. उसके बाद हम समझेंगे कि डी ब्लॉक ऐसा कैसे बना सकते हैं, तो वो आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा. लेकिन उससे पहले अगर आपको पता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एक सब्सटेंस को बोल सकते हैं या फिर किसी आयन को बोल सकते हैं या कोई वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और वो किसी कंपाउंड से मिलके बनता है या फिर आयन से मिलके बनेगा. सो इट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ कंपाउंड्स और आयन्स. और जब वो यूनाइट करता है, कंपाउंड्स या फिर आयन्स मिलके बनते हैं, तो उनमें कोई ना कोई फोर्स तो रहेगा. सो दीज आर कैन बी हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस. एंड दूसरा, अगर हमें समझें कि इतना कॉम्प्लेक्सेस कोई मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो कोई सब्सटेंस हो सकता है या कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो इनमें कोई किसी ना किसी फोर्स के मतलब वो किसी पर्टिकुलर फोर्स के रिगार्डिंग वो यूनाइट रहते हैं. बट ये बनते कैसे हैं? बनते हैं व्हेन लिगेंड्स ऐड टू द ट्रांजिशन मेटल. इसका मतलब मेटल्स रहते हैं जो सराउंडेड रहते हैं बाय द नॉन मेटल्स. इसमें एक सेंट्रल एटम रहता है, सेंटर में एक एटम मेटल एलिमेंट रहता है. वो एलिमेंट ऑब्वियसली डी ब्लॉक एलिमेंट होगा. वो जो मेटल होगा इट इज़ सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ या सिंगल और अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स. तो उन नॉन मेटल्स को हम जो जिसकी वजह से वो आसपास उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, वो सारे नॉन मेटल्स को हम एक नया नाम देंगे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में. तो उसमें हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे नॉन मेटल्स को लिगेंड्स बोलेंगे. तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की थ्योरी में हम उसको लिगेंड बोलेंगे. वो लिगेंड एक्चुअली नॉन मेटल्स ही होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम मेटल रहता है और उसके सराउंडिंग में नॉन मेटल्स रहते हैं.
देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास ऑफ सब्सटेंस विद अ केमिकल स्ट्रक्चर वेयर सेंट्रल एटम इज अ मेटल, सेंट्रल एटम मेटल रहता है, वो डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा और उसके सराउंडिंग में नॉन मेटल्स रहेंगे और उनको हम लिगेंड नाम देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट इज सराउंडेड बाय द क्लोरीन एलिमेंट्स, तो क्लोरीन एटम्स जो है वो नॉन मेटल्स हैं, सो ऐसे हम बोलेंगे कि ये दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स को आपने समझा कि कैसे बनते हैं और उसमें सेंट्रल एटम मेटल रहता है और उसके आसपास सराउंडिंग में नॉन मेटल्स रहते हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा दो डेफिनेशंस और समझ लीजिए ताकि आपको कॉम्प्लेक्सेस समझने में इजी हो जाए। लुईस बेस क्या होता है? बेस आपको पता है, बहुत सारी थीरीज हैं बेस को लेकर, बट अकॉर्डिंग टू लुईस तो वो क्या बोलता है, जो लुईस बेस होते हैं दे कैन डोनेट पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा जो बॉन्ड नहीं बनाया है, तो वो क्या बन जाएगा, जो बॉन्ड नहीं बनाएगा उसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। तो जिन कंपाउंड्स के पास, जिन मॉलिक्यूल्स के पास ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, तो उनके पास एबिलिटी होगी कि वो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे, लुईस बेस, अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी। तो फॉर एग्जांपल अमोनिया के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन का है तो वो डोनेट हो सकता है, किसी ने को डोनेट कर सकता है, इसलिए वो क्या बनेगा, लुईस बेस। फॉर एग्जांपल वाटर, यहाँ पे तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो भी लुईस बेस है। और एनाइंस भी लुईस बेस होंगे क्योंकि H नेगेटिव, फ्लोराइड नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन जो है, सो दीज आर एनाइंस, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करें तो वो भी डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो भी लुईस बेस कहलाएंगे। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, अबंडेंट अमाउंट में है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन वो भी डोनेट हो सकते हैं। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड है, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, जिसकी वजह से वो लुईस बेस कहलाएंगे। लुईस एसिड का बिल्कुल अपोजिट मैनर में चलते हैं, उसमें क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है। तो ऐसे जो स्पीशीज़ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो किससे एक्सेप्ट कर, वो उनको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड्स। एक्सेप्ट करने के लिए लुईस बेस भी है, लुईस बेस भी हम इन लुईस एसिड्स को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, और लुईस एसिड्स का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो वो लुईस बेस से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो क्या ज़्यादातर क्या होते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव, पोटाशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, सो दीज कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे लुईस एसिड। सो फ्रेंड्स, आपने अभी जाना कि लुईस एसिड क्या है, बेस क्या है। ये मैंने इसलिए बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम में से ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें भूल जाती हैं, जिनका बेसिक थोड़ा वीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो पार्ट है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ो तो उसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स आती हैं जिनको हमने पहले पढ़ा है बट इस टाइम पे याद नहीं है, तो हमें अगला टॉपिक, नया टॉपिक समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमारा बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो बेसिक स्ट्रांग होने के लिए एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इसलिए आपके लिए अभी का जो पोर्शन है, इससे पहले वो समझाया, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो टेक्स्ट बुक में आपने इसमें क्या दिया है, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बोला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एबल हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद लुईस बेस। अब आप समझ रहे हो कि कॉम्प्लेक्स लुईस बेस के साथ कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे आपको फटाफट माइंड में पिक होगा कि यहाँ पे लुईस बेस का मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पीशी होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा ताकि कॉम्प्लेक्स बना सके, तो दीज आर नोन एज लिगेंड्स। कंपैरिजन विद बी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के साथ भी किया हुआ है बुक में, तो उसमें बोला गया है कि एज़ कम्पेयर टू डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो कम है, एबिलिटी कम है। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स, क्यों बनाते हैं, क्योंकि दीज हैव एबिलिटी टू फॉर्म स्मॉल एंड हाईली चार्ज्ड आयन और वेरियस अमाउंट ऑफ चार्जेस, जो चार्ज आयन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल मैंगनीज का केस आप सबको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं वो भी आपको समझाऊंगी। तो आपका यहाँ पे होमवर्क और एक क्वेश्चन है कि मैंगनीज का केस समझो और पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे आपको ढूंढने हैं कि जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, वो वेरिएबल चार्ज शो करते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं। बिकॉज दीज आयंस हैव अवेलेबल वेकेंट ऑर्बिटल, सो दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से वो लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा कॉम्प्लेक्सेस का, और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें आपकी बुक में जितना भी इसमें दिया गया था प्लस एक्स्ट्रा नॉलेज जो बेसिक नॉलेज है वो हमने आपको दी है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया है। और दूसरी बात, कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करनी चाहिए तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स, अब से अब रेगुलर वीडियोस हम अपलोड करेंगे, सो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा बाकी कोर्स कोड के लिए भी बहुत रिक्वेस्ट आई है कमेंट में, तो वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे और कंसीडर करेंगे। इसके अलावा इसमें जो हमने अभी आपको वीडियो में आपको दिखाए हैं पॉइंट्स, वो सिर्फ आपके लिए नोट्स हैं। वो नोट्स आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्लस बुकिश लैंग्वेज है और टेक्स्ट बुक में आपके जो भी पॉइंट्स दिए हैं उन सब के नोट्स बनाए हैं। आप अभी वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट करके अपने पास रख सकते हैं। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो और उसके साथ आप वीडियो को देख भी सकते हो, उस वीडियो को एग्ज़ाम में के टाइम भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में आप समझिए और जो भी डाउट है आज के आज ही क्लियर कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और विद क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद इसके अलावा अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा आपके एग्ज़ाम के लिए हमने सेकंड लेक्चर ये अपलोड किया है और इस कोर्स कोड के अलावा और बाकी कोर्स कोड के अलावा भी हम बाकी वीडियोस भी अपलोड करेंगे। तब तक देखते रहिए कोर क्लासेस। थैंक यू।